हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आश्रव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, सतत एवं व्यापक आकलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सतत आकलन ये क्या होता है? जब आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले, शिक्षण के दौरान या बाद में किया जाता है तो उसे सतत आकलन कहते हैं। अब शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया के पहले कैसे आकलन होता है? जैसे जब टीचर बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले का आकलन हो गया। ऐसे ही जैसे कोई टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया, पूरे चैप्टर में से कोई टॉपिक पढ़ा दिया और जब उससे फिर क्वेश्चन करता है तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान का आकलन हो गया। और जब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और फिर पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद का आकलन हो गया। इसे सतत आकलन कहते हैं। मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये स्टॉप नहीं होता, रुकता नहीं है कभी। आगे है व्यापक आकलन। शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जब विद्यालय में बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन किया जाता है तो वह व्यापक आकलन होता है। अब शैक्षिक पक्ष में क्या होता है? इसमें बच्चे की पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें शामिल होती हैं, जबकि सह शैक्षिक पक्ष में बच्चा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, जैसे बच्चा सिंगिंग करता है, डांस करता है और क्रिकेट खेलता है, तो ये सारे सह शैक्षिक उसकी सह शैक्षिक पक्ष हो जाता है। तो इन दोनों का जब आकलन किया जाता है तो वो व्यापक आकलन होता है। शैक्षिक पक्ष को संज्ञानात्मक पक्ष, क्योंकि शैक्षिक पक्ष जो होता है वो बच्चे के दिमाग से जुड़ा होता है, और सह शैक्षिक पक्ष को भावात्मक, महसूस करना। जैसे बच्चा अगर सिंगर है तो वो दिल से महसूस करके चीजें करेगा, उसको फील होंगी चीजें। एवं क्रियात्मक पक्ष शामिल है। क्रियात्मक पक्ष मतलब जैसे अगर बच्चा क्रिकेट खेलेगा तो वो क्रियात्मक पक्ष में आता है। आगे है शैक्षिक पक्ष का आकलन। ये दो प्रकार का होता है। पहला है रचनात्मक, निर्माणात्मक और रूपात्मक आकलन। अब ये कैसा होता है? ये सतत प्रकृति का होता है, ये हमेशा चलता रहता है। इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि नहीं आकलन 1 हफ्ते बाद होगा या 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। नहीं, जब जरूरत लगे तभी आकलन कर सकते हैं। ये नैदानिक और उपचारात्मक प्रकृति का होता है। बच्चे को जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान करके तुरंत उपचार किया जा सकता है। ये छात्र और अध्यापक दोनों की प्रतिपुष्टि करता है। ये अध्यापक की प्रतिपुष्टि करता है। अध्यापक ये इससे अपने बारे में जान जाता है कि मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा हूँ या जो मेरा तरीका है वो सही है कि सही नहीं है। तो ये छात्र और अध्यापक दोनों की प्रतिपुष्टि करता है, दोनों को फीडबैक देता है। छात्र सीख रहा है तो किस तरीके से सीख रहा है, सही सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उसकी भी प्रतिपुष्टि करता है। इसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चा चीजें सीखता है, तो ये अधिगम के लिए आकलन होता है। इसे अनौपचारिक कहते हैं। हमारे सिस्टम में 4 आकलन के अंक लगाए जाते हैं, जो रचनात्मक के साथ साथ योगात्मक आकलन भी कहे जाते हैं, जिनको माना जाता है। जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, मंडे टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया। ये क्या होता है? इनके अंक क्योंकि जुड़ते हैं इसीलिए ये रचनात्मक के साथ साथ योगात्मक आकलन भी इनको माना जाता है। रचनात्मक आकलन के उपकरण एवं तकनीकी। कि रचनात्मक आकलन को जांचने के लिए कौन कौन से उपकरण या तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है अवलोकन द्वारा। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको काम दे दिया जाता है, तुम ABCD लिखो या काखा गा लिखो, और टीचर उन बच्चों को देख कर कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है, कितना अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो देखकर बच्चों का आकलन करता है। दूसरा है मौखिक। मौखिक में बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए कहा जाता है और गाने सुनाने के लिए कहा जाता है, उससे मौखिक आकलन होता है। लिखित आकलन जब बच्चे को श्रुतलेख, सुलेख ये चीजें लिखवा करके बच्चों का आकलन किया जाता है तो लिखित आकलन होता है। अन्य साधन कैसे होते? जैसे बच्चों से चार्ट बनवाना, तो उससे ये आकलन किया जाता है। अन्य चीजों में बच्चों को लगाना, वो अन्य साधन होते हैं। योगात्मक, सारांशात्मक, संकलनात्मक आकलन ये सतत नहीं होता है, क्योंकि ये साल में 2 बार होता है। ये हमेशा नहीं चलता है, ये साल में सिर्फ 2 ही बार होता है, सितंबर और मार्च का एग्जाम। अगर आप फेल हैं तो फेल हैं, पास हैं तो पास हैं। ये अंतिम आकलन है। इसके अंक बच्चे के परिणाम में जुड़ते हैं।
ये अंतिम आकलन होता है। इसके बाद ये नहीं होता है कि बच्चे का साल खराब होगा या कुछ होगा, कुछ नहीं। अगर जो बच्चा फेल है वो फेल है, जो पास है वो पास है। इसके बाद फिर कोई सुधार, निदान और उपचार का कोई इसमें गुंजाइश नहीं होती है। ये पेन पेपर टेस्ट होता है। इसे औपचारिक आकलन भी कहते हैं। ये लोचशील नहीं होता है। जैसे रचनात्मक आकलन कभी भी किया जा सकता है, जब जरूरत हो तभी भी किया जा सकता है। ये कभी भी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ 2 ही बार होता है, सितंबर और मार्च में। उसके आगे पीछे कभी नहीं। ये अधिगम का आकलन है। इसमें ये होता है अधिगम का आकलन कि बच्चे ने कितना सीखा है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें रिजल्ट आता है कि अच्छा कोई चीज बच्चे ने सीखी है या नहीं सीखी है, इसका पता चलता है हमें। यदि किसी रचनात्मक आकलन के अंक बच्चे के परिणाम में जोड़े जाएं तो वह योगात्मक आकलन बन जाता है। इसी प्रकार जिस बच्चे का फाइनल में कंपार्टमेंट आ जाता है तो उसका योगात्मक आकलन रचनात्मक बन जाता है, क्योंकि उसे फिर से अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। अब जैसे योगात्मक आकलन हो गया, एक बार मार्च में एग्जाम हो गया, योगात्मक आकलन हो गया, लेकिन जब जिस बच्चे का कंपार्टमेंट आ जाता है या बैक आ जाती है, उसको फिर से पेपर देने का अवसर मिल गया, तो उसमें मतलब उसको अब सुधार की वहां पे गुंजाइश हो गई, सुधार हो रहा है वहां पे, तो इसीलिए वो योगात्मक आकलन भी रचनात्मक आकलन बन जाता है। ये सह शैक्षिक पक्ष का आकलन। सह शैक्षिक पक्ष का आकलन क्या होता है? ये पक्ष गुणात्मक है जबकि शैक्षिक पक्ष परिणात्मक होता है। सह शैक्षिक पक्ष गुणात्मक, इसमें गुण देखे जाते हैं, जबकि शैक्षिक पक्ष इसमें परिणाम आता है, रिजल्ट आता है शैक्षिक पक्ष के आकलन से। यह मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होता है। इस पक्ष के आकलन के लिए टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। सह शैक्षिक पक्ष के आकलन के लिए टेस्ट नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें खेल कूद, क्रिकेट, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। इसके आकलन के लिए बच्चे के वर्ष भर के रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस खेल कूद में कैसे है, सिंगिंग में कैसे है, डांस में बच्चा कैसा है, उसके सारे साल भर के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे सह शैक्षिक पक्ष का आकलन है, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं या कैसे इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं? पहला, संचयी अभिलेख। इसमें बच्चे के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक के रिपोर्ट बनते हैं। जिस दिन से बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है उस दिन से लेकर के अंतिम दिन तक, जब तक बच्चा उस स्कूल में रहता है, पूरा रिपोर्ट बनता है। इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों के रिकॉर्ड बनते हैं। शैक्षिक पक्ष में अंक या ग्रेड जोड़े जाते हैं, जबकि सह शैक्षिक पक्ष के कि बच्चे की हेल्थ कैसी है, आदतें कैसी हैं, खेल कूद में बच्चा भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। वृत्तांत अभिलेख। इसमें बच्चे के व्यवहार या किसी घटना से संबंधित केवल विशिष्ट बातों का रिकॉर्ड रखा जाता है। वृत्तांत अभिलेख में केवल जो जरूरी बातें होती हैं उन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है। अवलोकन सारणी। इसमें बच्चे की हर अच्छी और बुरी आदत का लेखा जोखा रखा जाता है, मतलब बच्चे के व्यवहार का रखा जाता है। जो चीज हम देख के बच्चे के बारे में पता लगाते हैं, तो देख कर तो उसके व्यवहार का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है अवलोकन सारणी में। राजमिति, सोशियोमेट्री। बच्चों की लोकप्रियता का पता बच्चों के द्वारा ही लगवाते हैं। जैसे बच्चों का ग्रुप होता है, तो उसमें एक बच्चा जैसे होता है, उसके बारे में फिर बच्चों से जा के पूछते हैं कि ये बच्चा अपने ग्रुप में कितना फेमस है, कितना एक्टिव है। तो बच्चों की लोकप्रियता का पता जो है ना, वो बच्चों के द्वारा ही लगवाते हैं। बच्चों से ही क्वेश्चन पूछ के लगवाते हैं। सूची, जांच सूची। इसमें छात्र के गुण या आदत का लेखा हाँ या ना में होता है कि तुम्हें मैथ्स पसंद है तो हाँ या ना, इसमें यस और नो में ही आंसर होता है। कार्ड सारणी में क्या होता है? जैसे इंटरव्यू होता है, तो इसमें शिक्षक बच्चे के बारे में साक्षात करके या इंटरव्यू लेकर के उसका ज्ञान पता करता है या उसके बारे में आकलन करता है। प्रश्नावली, बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके पता किया जाता है। रेटिंग स्केल में क्या रेट किया जाता है बच्चों को, कि कोई जैसे बच्चा खेलकूद में कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही बच्चा सोशल एक्टिव कितना है, अच्छा है, बुरा है या बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही रेट किया जाता है, उसको रेट दी जाती है। पोर्टफोलियो, समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है? एक निश्चित टाइम पे विद्यार्थियों के बारे में जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को इकट्ठा किया जाता है, वही होता है पोर्टफोलियो।
ये बच्चे के क्रमिक विकास का विवरण देते हैं। जो बच्चे के बारे में ये संग्रह किया जाता है, ये बच्चे के विकास के बारे में बताते हैं। इसमें बच्चों की उपलब्धि, प्रगति और कमियां भी शामिल होती हैं। आगे है आकलन के प्रारूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अधिगम के लिए आकलन। सभी रचनात्मक आकलन सीखने के लिए होते हैं। बच्चों की कमी को ढूंढो और दूर करो, ये पढ़ाने के साथ साथ होता है। इसमें कमी को देखो और दूर करो। जैसे अगर मम्मी किचन में खाना बना रही हैं तो सब्जी उन्होंने टेस्ट किया, अब सब्जी में अगर नमक कम है तो वो कमी हमें मिल गई, अब उसको दूर करो, नमक डालो और उसको सही करो। तो अधिगम के लिए आकलन, ये हमारा हुआ रचनात्मक आकलन। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, इसमें अध्यापक बच्चों के समूह बनाता है। इसमें पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक बच्चों को दे दिया जाता है और बच्चे अपना और अपने साथियों का आकलन आपस में मिलजुल कर करते हैं। अधिगम में आकलन, इसमें बच्चे को स्वयं आकलन करने को कहा जाता है। बच्चा इसमें अपना आकलन खुद ही करता है और खुद ही ये अपने मन में चिंतन और मनन करके ये पता करता है कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, मुझे और कितना सीखने की जरूरत है। ये सारी चीजें आती है अधिगम में आकलन। अधिगम का आकलन ये निदानात्मक और उपचारात्मक नहीं होता है, क्योंकि मार्च का एग्जाम एक बार हो जाता है, उसमें अगर बच्चा फेल हुआ तो ठीक है, पास हुआ तो ठीक है। उसमें ये नहीं है कि बच्चा फेल हुआ है तो उसका साल खराब होगा, बच्चे को एक और मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए निदानात्मक और उपचारात्मक नहीं होता है और ये लोचशील भी नहीं होता है। ये अधिगम का आकलन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।